आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में विकास की पोल खुली, मोहारा लखोली मार्ग बना हादसों का रास्ता, जल भराव से बढ़ा आवागमन संकट, बारिश में बुनियादी सुविधाएं फेल। मांगों को लेकर कोटवारों का प्रदर्शन, राजनांदगांव में कोटवारों का विरोध तेज, 15 अगस्त तक दिया अल्टीमेटम। शराब दुकानों पर आबकारी की बड़ी कार्रवाई, ओवर रेटिंग करते 2 सेल्समैन पकड़े गए, डमी ग्राहक से खुली पोल। यंग इंडियंस पार्लियामेंट की अनोखी पहल, राजनांदगांव में लोकसभा कार्रवाई का नाट्य मंचन, बच्चों ने समझी संसदीय प्रक्रिया की बारीकियां। छत्तीसगढ़ में 31 एल्डरमैन की नई सूची जारी, 8 निकायों में नामांकित पार्षदों की नियुक्ति, सूची में 11 महिलाओं को मिला प्रतिनिधित्व। नगर निगम में उस वक्त हलचल मच गई जब महापौर मधुसूदन यादव और निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने टीम के साथ राजनांदगांव के गुड़ाखू लाइन स्थित आयुर्वेदिक औषधालय परिसर और हाट बाजार का अचानक दौरा कर दिया। निरीक्षण के दौरान माहौल थोड़ा ऑफिस मोड से निकलकर एक्शन मोड में आ गया। महापौर ने जैसे ही प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ड्राइंग डिजाइन देखी, तुरंत तकनीकी टीम को साफ निर्देश दिए, काम अब कागजों में नहीं जमीन पर दिखना चाहिए। जर्जर भवन को हटाने की प्रक्रिया तेज करने और कानूनी औपचारिकताएं तुरंत पूरी करने के भी आदेश दिए गए। परिसर में मौजूद पुराने सामान को हटाने और पेड़ों की कटाई के लिए जरूरी अनुमति लेने की बात भी सख्त लहजे में सामने आई, यानी अब हर कदम नियमों के साथ रफ्तार पर चलेगा। वहीं हाट बाजार में दृश्य थोड़ा अलग था। बारिश को देखते हुए महापौर ने सब्जी विक्रेताओं को जमीन पर नहीं बल्कि चबूतरों पर दुकान लगाने की सलाह दी, ताकि पानी और गंदगी से राहत मिल सके। साथ ही जिन दुकानदारों ने अभी तक अनुबंध नहीं किया है, उनके लिए साफ चेतावनी जारी हुई है, या तो अनुबंध करो या नोटिस के लिए तैयार रहो। सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। समय सीमा के भीतर काम नहीं हुआ तो आवंटन रद्द कर दोबारा नीलामी तक की कार्रवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की तस्वीर एक बार फिर बदल गई है। राज्य सरकार ने एल्डरमैन की नई सूची जारी करते हुए 3 जिलों के 8 नगरीय निकायों में कुल 31 सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी है। इस बार की सूची में खास बात यह रही कि 11 महिलाएं भी शामिल हैं और कई जगहों पर युवा चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव नगर निगम में कुल 8 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। सूची में नागेश यदू, करुणा राजपूत, हर्ष रामटेके, सूर्यकांत श्रीवास, मंजू यादव, भीषम देवांगन, कृति बोरकर और देवाशीष झा के नाम शामिल है। स्थानीय स्तर पर इस चयन को नई पीढ़ी के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा रहा है। नई सूची से साफ है कि सरकार ने इस बार युवाओं, महिलाओं और स्थानीय नेतृत्व का संतुलन साधने की कोशिश की है। इसके अलावा कई जगहों पर पुराने और नए चेहरों का मिश्रण देखने को मिला है, जिससे निकाय स्तर पर प्रशासनिक भागीदारी और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। यंग इंडियंस पार्लियामेंट दुर्ग की ओर से राजनांदगांव में एक विशेष कार्यक्रम में लोकसभा की कार्यवाही को नाट्य स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने हमारे संसद में अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश की समस्याओं, विकास योजना और नीतियों पर कैसे अपनी बात रखते हैं, ये समझने की कोशिश की। कार्यक्रम में दर्शाया गया कि किस तरह प्रश्नकाल, बहस, प्रस्ताव और जवाबी चर्चा के माध्यम से लोकतंत्र काम करता है। मंच पर बच्चों ने सांसद, अध्यक्ष और अन्य भूमिकाएं निभाकर संसद की पूरी प्रक्रिया को सरल और रोचक तरीके से समझाया। आपको बता दें, इस आयोजन में राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई से कुल 133 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि संसद की कार्यशैली, बोलने की कला और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बारीकियों को भी सीखा। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य किताबों से बाहर निकलकर बच्चों को वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुभव कराना था। दर्शकों ने इसे एक अलग हटके शैक्षिक पहल बताया, जहां सीखना और प्रस्तुति दोनों एक साथ दिखे। ये यंग इंडियन पार्लियामेंट 2026 हो रहा है युगांतर में। 2 दिन का प्रोग्राम होता है ये। यहाँ पे क्लास 9 से 12 के बच्चे हैं। दुर्ग भिलाई राजनांदगांव के 12 स्कूल के बच्चे हैं। टोटल 133 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें हम बच्चों को नर्चर कर रहे हैं कि आगे जाके पार्लियामेंट में कैसा माहौल होता है, पॉलिटिक्स में कैसे
अंडरस्टैंडिंग होती है, लोगों के व्यूज कैसे सुनना चाहिए एंड उसके बाद सोल्यूशंस कैसे निकालना चाहिए। तो वो पूरा एक जो है कार्यक्रम पार्लियामेंट में होता है, वो हम 2 दिन में इन बच्चों को फील कराना चाह रहे हैं, बिकॉज आज के जो लीडर्स हैं वो मतलब कल के जो लीडर्स हैं वो आज के क्लासेस में ही बैठे हुए हैं, तो उनको नर्चर करना बहुत जरूरी है। तो वही हमारी प्रयास है। वाया दुर्ग की तरफ ये पूरा पहल हो रहा है, प्लस ऑल ओवर इंडिया में 72 चैप्टर्स में यही चीज हो रही है जो कि बच्चों को नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। से 133 विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पहला राउंड है, चैप्टर लेवल राउंड इसको बोलते हैं। यहाँ से 25 बच्चे सेलेक्ट होकर सेकंड राउंड में जाएंगे, जिसको हम रीजनल राउंड बोलते हैं। और रीजनल राउंड में ईस्टर्न रीजन का राउंड रहेगा। ये हमारा ये सौभाग्य का हमारा अवसर है कि रीजनल राउंड भी इस बार हम ही होस्ट कर रहे हैं और इसका आयोजन दुर्ग में होगा। बारिश की रफ्तार जितनी तेज है उतनी ही तेजी से शहर और ग्रामीण इलाकों की व्यवस्थाएं जवाब देती नजर आ रही है। राजनांदगांव जिले के मोहारा से लखोली जाने वाला मार्ग इन दिनों किसी सड़क से ज्यादा गड्ढों की श्रृंखला बन चुका है, जहां सफर करना अपने आप में जोखिम भरा हो गया है। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर विकास कार्यों की पोल खोल दी है। शहर और ग्रामीण इलाकों में सड़कें खस्ताहाल हो चुकी है, वहीं कई जगह बिजली के जर्जर खंभे झुककर हादसे को दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोग परेशान है, लेकिन संबंधित विभाग अब तक मौन बने हुए हैं। सरकार लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क बनाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो सड़कें पानी के अंदर में डूबते हुए नजर में आते हैं। अभी इस वक्त मैं राजनांदगांव के मोहारा से लखोली जाने वाले मार्ग पर हूँ और ई रिक्शा और तमाम जो बाइक, मोटरसाइकिल और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजरती है। मगर कहीं ना कहीं ये काफ़ी गंभीर विषय है कि जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है तो डर रहता है कि गाड़ियाँ कहीं पलटी ना हो जाए, गिर ना जाए, उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी या बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। बरसात के मौसम शुरू हो चुके हैं और बरसात के मौसम शुरू होने के बाद भी जब सरकार दावे कर रही है कि बारिश से पहले ही सभी सड़कों की मरम्मत किया जाना है, मगर ये तो समझ से परे है कि अब तक के इस जगह की सड़क जो है वो अपनी आपबीती को देखता हुआ खुद रो रहा है। ये सड़क आप देख पा रहे हैं, ये कई समय से, लंबे समय हो गए, लंबे समय से इसी प्रकार की स्थिति में है। और यहाँ पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो चलने वाले जो लोग हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपने आप को किसी भी तरीके से बचाते हुए यहाँ से निकलते हैं। एक तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर और दिखाने का प्रयास करूँगा, कैमरा पर्सन से चाहूँगा इधर आएंगे। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर की है, जो कि ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, गाड़ियाँ आ रही हैं, अपने आप को बचा करके चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है एक बड़ी दुर्घटना जो है वो आने वाले समय में देखी जा सकती है। वो दुर्घटना क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप कार को देख लीजिए कि कार जो है वो किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए निकल रही है और कहीं ना कहीं गाड़ी डैमेज होने का, गाड़ी पलटी होने का या मोटरसाइकिल गिर जाने का ऐसी संभावनाएं भी जताई जाती है। वहीं अब ये जो बड़ी समस्या, यहाँ का एक बिजली का पोल है, पोल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, सीधे ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है और ये पोल पूरी तरीके से झुक गया है। आने वाले समय में अगर और बारिश हुई और अगर तूफानें चली तो कहीं ना कहीं ये जो पोल है वो गिर सकता है और गिरने के बाद बाजू में जो हाई वोल्टेज तार का जो और एक खंबा लगा हुआ है उससे जाकर के टकरा सकता है और बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। आखिरकार ये तो समझ से परे कि विभाग के सर्वे टीम ने अब तक के इन जगहों का सर्वे नहीं किया है और इन विषयों को संज्ञान में नहीं लिया है। आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना भी इस जगह पर देखी जा सकती है। यहाँ के आवागमन करने वाले लोग और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कीचड़ भरे हुए जो जगह है उसे क्या समस्याएं हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, खंबे जो है वो कभी भी गिर सकते हैं, उससे क्या तकलीफ हो रही है। दरअसल गड्ढों में भरी बारिश का पानी अब सड़कों की असली हालत छिपा रहा है और यही पानी लोगों के लिए सबसे बड़ा धोखा बनता जा रहा है। दोपहिया वाहन चालक रोज फिसलकर चोटिल हो रहे हैं, जबकि 4 पहिया वाहन भी हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ने को मजबूर है। हालात सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बारिश के दबाव ने बिजली ढांचे की कमजोरी भी उजागर कर दी है। कई जगह बिजली के खंभे ऐसे झुक गए हैं मानो अगली बारिश का झटका ही उन्हें गिरा देगा।
कुछ स्थानों पर खंभे पूरी तरह असंतुलित होकर हादसे को न्योता देते दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतें कई बार संबंधित विभागों तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई कागजों से बाहर नहीं निकल पाई। न तो सड़क मरम्मत का कोई ठोस काम दिख रहा है और न ही जर्जर बिजली खंभों को बदलने की दिशा में कोई पहल। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और रोजाना सफर करने वाले लोगों को झेलनी पड़ रही है। जलभराव ने कई जगहों पर सड़क और गड्ढों का फर्क ही मिटा दिया है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी मांग है कि सड़क सुधार, जल निकासी व्यवस्था और बिजली ढांचे की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए, वरना स्थिति किसी बड़े हादसे में बदल सकती है। फिलहाल बारिश थमी नहीं है और उसी के साथ लोगों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है कि व्यवस्था कब जागेगी और कब इस खतरे का समाधान निकलेगा। इस जगह की वस्तु स्थिति को विभाग के पास संज्ञान में लेने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार यहाँ की वर्तमान की तस्वीरें भी विभाग तक के पहुंचाया है, मगर फलस्वरूप ये है कि आज तक के विभाग ने संज्ञान में नहीं लिया। अभी हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर काम करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? धनंजय शर्मा। धनंजय जी, ये स्थिति जो है सड़क की स्थिति, ये आप कब से देख रहे हैं? ये तो लगभग साल भर हो गया। साल भर से? साल 1.5 साल हो गया, 2 साल। साल 1.5 साल 2 साल हो गया। कोई आया इसका निरीक्षण करने के लिए? कोई कुछ नहीं आया, खाली आता है, देख के जाता है मुरुम डाल के। अच्छा, अपने मशीन से जेसीबी से हम लोग बनवाते हैं। तो क्या क्या कैसे टाइप की समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है? समस्या पूरा कीचड़ हो जाता है, पानी भरा जाता है, कीचड़ किसी के भी ऊपर आ जाता है, गाड़ियाँ गिरने जैसी हो जाती है। बाइक वाले लोग के लिए ज्यादा बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। भैया आप 1 मिनट आएंगे। ये जो खंबा भी आप देख रहे हैं, ये अभी तो पूरी तरीके से टेढ़ा हो चुका है, पीछे और भी खंबे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर व्यवस्था को सुधार नहीं हुआ? टेढ़ा हो गया, कभी भी टकरा सकता है इसमें दूसरे वाले खंबे में, और उसके कारण देखिए ना, नाली पूरा, मतलब रोड के कारण नाली पूरा एक साइड झुक गया है। अच्छा, हाँ, पूरा पानी भर गया है। इसको हम लोग थोड़ा बहुत मलमल डाल के बनवाते हैं इसको। आइए आइए, 1 मिनट आइए ना आप। देखिए, कहीं ना कहीं ये लोगों का आक्रोश है। जो राहगीर भी है वो खुल करके बोल रहे हैं कि ये सड़क का स्वतः निर्माण होना चाहिए, यहाँ पर की सुरक्षित व्यवस्था बनानी चाहिए, बिजली के जो पोल गिर रहे हैं उसे सुधारनी चाहिए। लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस स्थिति को देखते हुए, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए लोग जो है काफी आक्रोशित है, काफी परेशान है। देखना तो ये होगा कि इस खबर के चलने के बाद क्या विभाग एक्शन मोड पर आता है, और आता है तो किस तरीके से यहाँ पर की व्यवस्थाओं का सुधार किया जाता है। मंत्री गजेंद्र यादव आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे। इससे पहले मंत्री छुरिया में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने स्थानीय आयोजन की सराहना की और छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के बाद राजनांदगांव लौटते ही मंत्री का काफिला सीधे पार्टी कार्यालय की ओर पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात हुई। इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, स्थानीय विकास कार्यों और आगामी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान माहौल पूरी तरह राजनीतिक सरगर्मी से भरा रहा। कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी समस्याएं और सुझाव मंत्री के सामने रखे, जबकि मंत्री ने भी सभी बातों को गंभीरता से सुनते हुए समाधान का आश्वासन दिया। इसके अलावा पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों, विकास कार्यों और जनता से जुड़े सवालों पर बेबाकी से जवाब दिए। उनके जवाबों में सरकार की योजनाओं की प्रगति और आने वाले समय में विकास की रफ्तार को लेकर भरोसे का संदेश झलकता रहा। कुल मिलाकर यह दौरा औपचारिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर एक सक्रिय जनसंपर्क और संगठनात्मक संवाद का रूप लेकर सामने आया, जिसने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी। तो सब जगह हम टारगेट किए हैं, अलग अलग भवनों के लिए पैसे दिए हैं, संधारण के लिए दिए हैं, मरम्मत के लिए 20 करोड़ राशि पहले चरण में। स्कूल खुलने के पहले ही छोट मोट जो दोस्तीगण के मामलों को देखते हुए 20 करोड़ राशि में जारी किया। अभी समग्र सभी स्कूलों को ध्यान रख के 80 करोड़ रुपये में फिर जारी किए हैं। ये छोटा छोटा काम प्राथमिकता में सभी अधिकारियों को बोला गया है कि आप आवश्यकता के अनुरूप कम लागत में अगर अच्छा काम हो तो पहले आप काम कराएं, दूसरा कराएं, कहीं कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। राजनांदगांव शहर का प्रमुख और व्यस्तम मार्ग, जिसे वीआईपी रोड के नाम से जाना जाता है, इन दिनों अपनी बदहाली को लेकर सवालों के घेरे में है। नाम भले ही वीआईपी हो, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है।
दरअसल यह सड़क दिन के समय शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शामिल रहती है। इसके किनारे सैकड़ों दुकानें, अस्पताल, रेस्टोरेंट, शिक्षण संस्थान और खेल परिसर स्थित है। इसी मार्ग पर दिग्विजय स्टेडियम, कमला कॉलेज, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और नया रेस्ट हाउस भी मौजूद है, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का नियमित आना जाना रहता है। इसके बावजूद रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइट पोल कई जगह मौजूद है, लेकिन अधिकतर लाइटें या तो खराब पड़ी है या इतनी कमजोर रोशनी देती है कि सड़क पर पर्याप्त प्रकाश नहीं फैलता। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। लोगों का यह भी आरोप है कि शहर में सुंदरीकरण और विकास कार्यों के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और बजट भी स्वीकृत होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात नहीं बदलते। अब इस पूरे मामले में नगरवासियों ने प्रशासन और नगर निगम से मांग की है कि वीआईपी रोड सहित पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए, ताकि यह मार्ग वास्तव में अपने नाम के अनुरूप सुविधाओं से युक्त और सुरक्षित बन सके। राजनांदगांव की शराब दुकानों में ओवर रेटिंग की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी। इस बार आबकारी विभाग ने शिकायतों की सिर्फ फाइल नहीं खोली, बल्कि ग्राहक बनकर सीधे दुकान पहुंच गया। आपको बता दें, दुर्ग संभाग की उड़नदस्ता टीम ने गुरुवार को राजनांदगांव की 2 कंपोजिट शराब दुकानों पर डमी ग्राहक भेजे। पहली कार्रवाई रेवाड़ी स्थित दुकान में हुई, जहां 20 पाव सुप्रीमो विस्की की सरकारी कीमत 2400 रुपए थी, लेकिन सेल्समैन ने 2500 रुपए वसूल लिए। इसके बाद मंडी बाईपास लखोली रोड स्थित दुकान में भी 20 पाव जम्मू स्पेशल विस्की पर 100 रुपए अतिरिक्त वसूले गए। दोनों मामलों में टीम ने मौके पर ही ओवर रेटिंग की पुष्टि की। इसके बाद सेल्समैन हरीश साहू और शुभम कुमार के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। दरअसल आबकारी विभाग का कहना है कि शराब दुकानों में तय कीमत से अधिक वसूली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग ने संकेत दिए हैं कि आगे भी बिना सूचना ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन जारी रहेंगे और शिकायत सही मिलने पर संबंधित कर्मचारी एवं जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। छुईखदान क्षेत्र में ग्राम पंचायत श्यामपुर में वीबीजी राम जी के तहत जिला स्तरीय जनसम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्याएं, ग्रामीण और अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम का एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसे ग्रामीणों ने देखा और योजना की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर अतिथियों ने योजना से जुड़े प्रदर्शनी का अवलोकन किया और हितग्राहियों तथा ग्रामीणों से चर्चा की। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर गाँव बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे लोगों को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत जल संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि योजना का प्रभावी समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। आज पूरे ग्रामीण विकास को लेकर और पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण जनों के लिए हमारी केंद्र की सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी के नेतृत्व में वीबीजी राम जी योजना को विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत में आज हम कृषि महाविद्यालय जो हमारे नवागांव रामपुर पंचायत इसमें आज उसकी एक अच्छी शुरुआत हुई। निश्चित रूप से यह पूरे ग्रामीण विकास को लेकर, ग्रामीण सुदृढ़ीकरण को लेकर, आजीविका को लेकर, रोजगार को लेकर और मूलभूत जो आवश्यकताएं बची हुई हैं विकास कार्य का पत्थर साबित होने वाली है। इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कुछ एक कमियां जो पुराने योजनाओं में रही
उन कमियों को दूर करते हुए ये नई योजना की शुरुआत आज हमसे पहले किया है। राजनांदगांव जिले के छुरिया स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर विद्यालय परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। साथ ही सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिलें भी प्रदान की गई और विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि संतोष पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, मेहनत और लगन के साथ अध्ययन कर अपने परिवार, क्षेत्र और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। गुरुवार की शाम ग्राम अवेली में उस वक्त हलचल मच गई जब जंगल का एक मेहमान अचानक गांव की गलियों तक पहुंच गया। दरअसल यह कोई आम मेहमान नहीं बल्कि एक जंगली हिरण था, जो आवारा कुत्तों के झुंड से अपनी जान बचाते हुए गांव में आ घुसा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डरे सहमे हिरण ने भागते भागते एक किसान के ब्यारा में शरण ली। किसान ने स्थिति को समझते हुए पहले कुत्तों को वहां से भगाया, फिर अन्य ग्रामीणों की मदद से हिरण को सुरक्षित काबू में लिया। घबराहट में घायल होने से बचाने के लिए उसे सावधानी पूर्वक रस्सी से बांधा गया और तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे एहतियात के साथ हिरण का रेस्क्यू कर उसे वापस उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। इस संबंध में खैरागढ़ डीएफओ पंकज राजपूत ने बताया कि जंगलों में चारा और पानी की कमी या फिर आवारा कुत्तों के हमले से बचने के दौरान जंगली हिरण कई बार गांवों की ओर भटक आते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसी स्थिति में वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए, बल्कि तुरंत वन विभाग को सूचना दे ताकि उनका सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें जंगल वापस भेजा जा सके। रायपुर जिले के नकटी गांव में विधायक आवास कॉलोनी निर्माण के लिए 85 गरीब परिवारों के मकान पर चले बुलडोजर को लेकर खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने प्रदेश सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में उन्होंने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तत्काल रोकने, प्रभावित परिवारों को सम्मानपूर्वक पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग की है। यशोदा वर्मा ने कहा कि बारिश के मौसम में तो चिड़िया के घोंसले भी नहीं उजाड़े जाते, लेकिन सरकार ने 85 परिवारों को बेघर कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जनप्रतिनिधियों के लिए आवास बनाने की कीमत अगर गरीबों के सिर से छत छीनकर चुकाई जाएगी तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ होगा। विधायक ने सरकार के दावों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर संबंधित भूमि वास्तव में अतिक्रमित थी तो उसी जमीन पर कई ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान कैसे स्वीकृत और निर्मित किए गए। यशोदा वर्मा ने कहा कि विकास योजनाएं जरूरी है, लेकिन उनका आधार गरीबों को बेघर करना नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। आपको बता दें, पत्र की प्रतिलिपि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है। गाँव में जो ना 85 घर ला उजाड़े के काम करे भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, वो सरकार है बहुत गलत काम करे है। आज बरसात के दिन में चिड़ै चुरबुन भी के घोंसला ला हमन उजाड़े के काम नहीं करन, लेकिन ये सरकार हमन नकटी गांव में कम से कम 20 साल 30 साल 40 साल से वहाँ बसे है, ओला उजाड़े के काम करत है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कहना यह है कि अवैध कब्जा है। अगर अवैध कब्जा करे रही से तो प्रधानमंत्री आवास काबर दे गे रही सो मन ला, साथ साथ में वो मन ला सड़क के सुविधा, बिजली के सुविधा, टैक्स पटात रही से, हर चीज के सुविधा ला देत रही से। अगर अवैध कब्जा होती तो शासन हा प्रधानमंत्री आवास बनाए बर मन ला राशि नहीं दे रही थी, लेकिन विधायक कॉलोनी बनाए बर मन हा विधायक मन के नाम लेके विधायक कॉलोनी के नाम से उजाड़े के काम करत है। और मैं भी एक विधायक होए के नाते मैं भी पत्र लिखूं मुख्यमंत्री जी ला कि हम चाहत हन कि गरीब जनता के घर ला उजाड़ के ओकर आशियाना ला उजाड़ के ओकर आँख में आंसू लेके वो जगह में हमन विधायक निवास लेके लिए हम तैयार नहीं हन। हम पत्र लिखे हन, हम वैसन जगह में हम रहना भी पसंद नहीं करन। अगर ओला देना है तो हर विधानसभा में विधायक मन ला एक कार्यालय दे दे रहे बर, बैठे बर। वहाँ रायपुर में हमन ला दे के का मतलब है। हम चाहतन कि जन होते बहुत गलत होते और कांग्रेस पार्टी एकर पुरजोर विरोध करत।
ग्राम पंचायत बुंदेली में नवनिर्मित दुकानों के आवंटन को लेकर मामला गर्मा गया है। आपको बता दें, नियमों को लेकर उठे सवाल और ग्रामीणों के विरोध के बाद पूरे आवंटन पर प्रशासन को रोक लगानी पड़ी है। जानकारी के मुताबिक दुकानों के वितरण में पारदर्शिता न बरतने और पात्र हितग्राहियों को नजरअंदाज करने के आरोप लगे हैं। शिकायतों के बाद गंडई छुई खदान के अनुविभागीय अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अभिलेख तलब किए हैं और सभी पक्षों को न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि आवंटन प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 और पंचायत संपत्ति अंतरण नियम 1994 की अनदेखी की गई। आरोप यह भी है कि न तो सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई और न ही आरक्षण नियमों का सही पालन हुआ, जिससे कुछ लोगों को अनुचित लाभ मिलने की आशंका है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने दुकानों के निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। अब पूरा मामला एसडीएम न्यायालय की अगली सुनवाई पर टिका है, जहां तय होगा कि आवंटन प्रक्रिया सही थी या इसमें अनियमितताएं हुई है। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। राजनांदगांव में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सामने ओवरब्रिज के नीचे कोटवार संघ तहसील इकाई ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दरअसल लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण नहीं होने से कोटवारों में भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान संघ पदाधिकारियों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। संघ द्वारा तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में जिक्र किया गया है कि जिले सहित लगभग 40 तहसीलों के करीब 40,000 कोटवार लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। कोटवारों ने कहा कि वे शासन और प्रशासन की सबसे निचली लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों चेतावनी दी कि अगर 15 अगस्त तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज 3 जुलाई 2026 को हमारे प्रांतीय कोटवार संघ की आह्वान पर तहसील स्तरीय हमारे राजनांदगांव तहसील से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सामने ओवरब्रिज के नीचे हम लोग कि हमारी मांगे है महज 6,000 रुपये की पारिश्रमिक राशि मिलता है, जो कि आज की महंगाई के स्तर पर बहुत शून्य की भांति है। तो हमारी मांग है कि विष्णुदेव शायद सरकार से यही उम्मीद है कि 6,000 की जगह 15,000 मासिक वेतन किया जाए, जिससे कोटवार भी अपना परिवार की भरण पोषण कर सके। जिला मुख्यालय खैरागढ़ का एकमात्र ऐतिहासिक खेल मैदान पिछले 15 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। यहां लगी हाई मास्ट लाइट तकनीकी खराबी के चलते बंद पड़ी है, जिससे खिलाड़ियों, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने वालों और सुरक्षा बलों की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि यह मैदान क्षेत्र का प्रमुख खेल केंद्र है, जहां रोजाना क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो समेत कई खेलों का अभ्यास होता है और यहीं से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं। लेकिन शाम ढलते ही पूरा मैदान अंधेरे में बदल जाता है, जिससे अभ्यास बाधित हो रहा है। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि मैदान में शराबखोरी की घटनाएं हो रही है और टूटी बोतलें फेंकी जा रही है, जिससे कई खिलाड़ियों के पैरों में कांच लगने से चोटें आई है। साथ ही बारिश के मौसम में और अंधेरे के कारण सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे आम लोगों में दहशत का माहौल है। खिलाड़ियों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद लाइट को दुरुस्त नहीं किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गिरिजानंद चंद्राकर ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण लाइट बंद है, जिसे अगले 2 दिनों में ठीक कर दोबारा चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि मैदान के विकास के लिए डोम शेड, पाथवे, महिला खिलाड़ियों के लिए शौचालय और चेंजिंग रूम निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। हम लोग कम से कम 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया यहाँ पे लाइट बंद रहती है। हम लोग खेलते, किसी को लगता है क्या होता है, बीच से सांप जाती है और कुछ जाती, पता ही नहीं चलता है। और अभी 2 दिन पहले हम लोग यहाँ पे बीच में बहुत बड़ा सांप था, उसको भगाए ग्राउंड से। यहाँ नगर पालिका में 2-3 बार शिकायत कर चुके, उसके बाद भी यहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रहे। इस फतेह मैदान में लगभग 150 से 200 लोग खेलते हैं। हमारे बच्चे यहाँ के आके जो कि क्रिकेट और फुटबॉल और खेल खेलते हैं। पिछले 1 सप्ताह से लाइट गोल है, जिससे बच्चों को चोट लगती है। शाम तक खेलते रहते हैं बच्चे। वार्म अप के बाद हम थोड़ा आराम करते हैं अपना पसीना सुखाने के लिए, अपने मसल्स को आराम देने के लिए। पर यहाँ पर सूचित किया गया है शासन को, निगम पालिका को, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इसकी। तो मैं निवेदन करूंगा कि लाइट चालू कर दें,
इस मौसम में जहरीले जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का, सांप का भी खतरा होता है और लाइट के बंद हो जाने से सबसे ज़्यादा यहाँ के मदिरा प्रेमी लोग को फ़ायदा होता है। मुझे पता चला जैसे ही, तो मैं यहाँ के कर्मचारियों को मॉनिटरिंग करने के लिए भेजी हूँ। तो पता चला है कि वहाँ अंदरूनी फॉल्ट है, तो हम लोग कुछ दिन में मतलब 2-3 दिन के अंदर उस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द वहाँ जो लाइट की जो असुविधा हो रही है वो पूरा करेंगे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।